अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी, सबसे बुनियादी इकाई यानी कोशिकाएं, ये कैसे काम करती हैं, कैसे ये बढ़ती हैं, खुद को ठीक करती हैं और नई जिंदगी की शुरुआत करती हैं? आज हम कोशिका के जीवन की इसी दिलचस्प कहानी को समझेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें दो बहुत ही अलग-अलग मोड़ आते हैं। ये बात अपने आप में ही कितनी कमाल की है। एक विशाल हाथी हो या हम इंसान, हम सबकी शुरुआत बस एक कोशिका से होती है। जी हाँ, सिर्फ एक। और फिर वही एक कोशिका बढ़ती है, अपनी कॉपी बनाती है और देखते ही देखते एक पूरे जीव को जन्म दे देती है। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का होने वाला है। हम एक कोशिका की कहानी से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि वो विभाजन के लिए तैयारी कैसे करती है। इसके बाद हम विकास के लिए होने वाले माइटोसिस और विविधता लाने वाले अर्धसूत्री विभाजन को समझेंगे और आखिर में इन दोनों की आमने सामने तुलना करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि एक कोशिका चक्र या सेल साइकिल आखिर चीज क्या है। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक सेल की पूरी टू डू लिस्ट है। इसमें वो सारे काम शामिल हैं जो एक सेल को करने पड़ते हैं इससे पहले कि वो खुद को दो हिस्सों में बांटकर दो नई कोशिकाएं बना सके। मतलब अपना सारा सामान डबल करना, अपना डीएनए डबल करना और फिर जाके बंटवारा करना। अब जरा इस डायग्राम को देखिए। ये एक कोशिका की पूरी जिंदगी का नक्शा है। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि इसके दो मुख्य हिस्से हैं। एक बहुत लंबा तैयारी का दौर और दूसरा एक छोटा सा विभाजन का दौर। देखिए, कोई भी सेल बस यूं ही अचानक से दो हिस्सों में नहीं बंट जाता। अरे नहीं, बंटवारे से पहले एक बहुत ही जरूरी और बहुत लंबा तैयारी का दौर आता है जिसे कहते हैं इंटरफेस। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बड़े शो से पहले की बैकस्टेज तैयारी होती है। और हाँ, इस तैयारी को कोई मामूली मत समझिएगा। एक सेल अपनी जिंदगी का 95% से भी ज्यादा वक्त इसी इंटरफेस में गुजारता है। तो इसे आराम का चरण कहना तो एक मजाक ही होगा। असल में यहाँ पर सेल बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा होता है। तो ये जो पूरी तैयारी है ना, ये 3 हिस्सों में बटी हुई है। पहले G1 फेज में सेल बड़ा होता है, अपना साइज बढ़ाता है। फिर आता है S फेज, जिसमें वो अपने सारे डीएनए की एक एक फोटोकॉपी तैयार करता है। और आखिर में G2 फेज में वो बंटवारे के लिए जरूरी प्रोटीन बनाता है और सब कुछ फाइनल चेक करता है। चलिए, अब आती है हमारी पहली कहानी, माइटोसिस। ये वो प्रक्रिया है जिससे हमारा शरीर बड़ा होता है, हमारी चोटें ठीक होती हैं। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, हूबहू एक जैसी कॉपी बनाना। यहाँ सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि माइटोसिस में हिसाब हमेशा बराबर रहता है। मतलब अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम है तो उससे बनने वाली दोनों नई कोशिकाओं में भी 46 ही होंगे। कोई बदलाव नहीं, एकदम परफेक्ट क्लोन। ये पूरी प्रक्रिया ना एक 4 एक्ट वाले नाटक की तरह। प्रोफेज में जेनेटिक धागे मोटे होकर क्रोमोसोम बन जाते हैं। मेटाफेज में ये सारे क्रोमोसोम्स बीच में एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। एनाफेज में इनका बंटवारा होता है और टीमें अपने अपने कोने में चली जाती हैं। और आखिर में टेलोफेज में पर्दा गिरता है और दो नई कोशिकाएं बन जाती हैं। और ये सब हमारे शरीर के अंदर हर पल, हर सेकंड हो रहा है। जब कोई चोट लगती है और घाव भरता है, या जब हमारी त्वचा और खून की पुरानी कोशिकाएं बदलकर नहीं आती हैं, तो उसके पीछे माइटोसिस ही होता है। इसी की वजह से एक छोटा बच्चा बड़ा होता है। तो ये तो थी एक जैसी कॉपी बनाने की कहानी। लेकिन तब क्या होता है जब मकसद क्लोन बनाना नहीं बल्कि कुछ नया, कुछ अलग बनाना हो, जब मकसद विविधता पैदा करना हो। यहीं पर आती है हमारी दूसरी कहानी जिसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। ये माइटोसिस से एकदम उल्टा है। यहाँ का मकसद कॉपी पेस्ट करना नहीं बल्कि रीमिक्स बनाना है। ये प्रक्रिया क्रोमोसोम की संख्या को ठीक आधा कर देती है और आखिर में 4 ऐसी नई कोशिकाएं बनाती हैं जो न सिर्फ पेरेंट से अलग होती हैं बल्कि एक दूसरे से भी अलग होती हैं। मियोसिस 2 हिस्सों में होता है, जैसे 2 पार्ट वाली फिल्म। पहले हिस्से यानी मियोसिस 1 में कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। इसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। इसमें क्रोमोसोम के जोड़े एक दूसरे से अपने जेनेटिक हिस्से बदलते हैं, जिससे एकदम नए कॉम्बिनेशन तैयार होते हैं। और ये क्रॉसिंग ओवर वाला जो चरण है यानी प्रोफेज 1, ये खुद इतना जटिल और जरूरी है कि इसे भी 5 और छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है। इसी के दौरान जेनेटिक मटेरियल की असली अदला बदली होती है जो विविधता की नींव रखती है।
अब आता है फिल्म का दूसरा पार्ट, मियोसिस 2। ये देखने में तो काफी कुछ माइटोसिस जैसा ही लगता है, लेकिन इसका नतीजा बिल्कुल अलग होता है। इसके आखिर में हमें मिलती हैं 4 ऐसी कोशिकाएं जिनमें क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है और हर एक का जेनेटिक मेकअप एकदम अनोखा होता है। तो चलिए अब एक काम करते हैं, इन दोनों कहानियों को यानी माइटोसिस और मियोसिस को आमने सामने रखते हैं और देखते हैं कि इनकी मंजिलें कितनी ज्यादा अलग हैं। ये टेबल सारे अंतर को एकदम साफ कर देती है। माइटोसिस का मकसद है शरीर को बढ़ाना और उसकी मरम्मत करना, इसलिए वो एक जैसी कोशिकाएं बनाता है और क्रोमोसोम की संख्या वही रखता है। दूसरी तरफ मियोसिस का मकसद है यौन प्रजनन के लिए विविधता पैदा करना, इसलिए वो अनोखी कोशिकाएं बनाता है और क्रोमोसोम की संख्या आधी कर देता है। और मियोसिस से पैदा होने वाली यही आनुवंशिक विविधता विकास यानी एवोल्यूशन का कच्चा माल है। इसी के वजह से प्रजातियां बदलते हुए माहौल और समय के साथ खुद को ढाल पाती हैं और इस धरती पर जिंदा रह पाती हैं। और आखिर में ये एक सवाल हमारे जहन में रह जाता है, जीवन का लगातार चलना और उसका इतना रंग बिरंगा होना दोनों ही इन 2 प्रक्रियाओं पर टिका है। तो प्रकृति यह कैसे सुनिश्चित करती है कि अरबों खरबों बार होने वाला यह सूक्ष्म नृत्य बिना किसी गलती के एकदम सटीक तरीके से पूरा हो, क्योंकि एक छोटी सी चूक के नतीजे बहुत बहुत गंभीर हो सकते हैं।